नमस्कार, मैं शुभम और स्वागत करता हूं आप सबका त्रिकोणमिति के इस पहले क्लास में। इससे पहले हमने की थी डिस्काउंट और डिस्काउंट से हमने पहले की थी प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं त्रिकोणमिति की बात करूं तो देखो, जो त्रिकोणमिति चैप्टर है वो इस प्लेटफॉर्म पे हमारा एडवांस मैथ्स का दूसरा चैप्टर है। इससे पहले हमने की थी अलजेब्रा, ठीक है। तो अगर मैं एडवांस मैथ्स की बात करूं तो ये त्रिकोणमिति हमारा दूसरा चैप्टर है, ठीक है। हालांकि मैंने सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट की थी परसेंटेज के बाद हमने देखा था अलजेब्रा के बाद हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमने देखा था डिस्काउंट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट देखना हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है डिस्काउंट। हालांकि डिस्काउंट कोई एक अलग से चैप्टर नहीं है, इसीलिए हमने डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के ठीक बाद ही देख लिया था, ठीक है। और आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आप ही लोगों की डिमांड पर, त्रिकोणमिति, ठीक है। देखो एक चीज, इससे पहले आपने त्रिकोणमिति कहां पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैसा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, ठीक है। उस त्रिकोणमिति को पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका अप्रोच क्या रहता है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मैं बस इतना कहूंगा आपसे कि यहां से जब मैं त्रिकोणमिति आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो इसको करने के बाद जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तो वो एक आपके लिए एकदम नया अनुभव होगा। मैं यहां पे आपसे एक गारंटी देता हूं कि मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा नहीं, त्रिकोणमिति महसूस करा दूंगा कि त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फिर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखो ये त्रिकोणमिति, ठीक है। अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रिकोणमिति को जब आप तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो ये दो पार्ट में टूटेगा। किस किस पार्ट में? ट्रायंगल और जियोमेट्री। ट्रायंगल और जियोमेट्री, यानी कि ट्रायंगल के जियोमेट्री को समझना ही क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है, ठीक है। त्रिभुज के जियोमेट्री को समझना ही क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है। अब जियोमेट्री क्या होता है? जियोमेट्री होता है स्टडी ऑफ फिगर, ठीक है। जियोमेट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिगर। किसी भी स्टडी ऑफ फिगर, यानी कि किसी भी प्रकार के फिगर का जो स्टडी होता है ना, यानी कि किसी भी प्रकार के आकृति के अध्ययन को हम बोलते हैं जियोमेट्री, ठीक है। तो बेसिकली त्रिकोणमिति में हमें ट्रायंगल की जियोमेट्री को समझना होता है। और जियोमेट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ फिगर। और ट्रायंगल तो हालांकि आप लोगों को मोटा मोटी पता ही होगा कि ट्रायंगल किसको बोलते हैं। देखो ट्रायंगल में भी हमें पढ़ना होता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि ट्रायंगल को किन किन आधार पर हम बांट सकते हैं। वो तो ज्योमेट्री की बात है, लेकिन बस इतना समझ लो कि राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर पढ़ना होता है हमें राइट एंगल ट्रायंगल, और ज्योमेट्री के अंदर पढ़ना होता है हमें क्या, क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। अब चतुर्थांश क्या होता है? देखो अब चतुर्थांश में कैसे समझाऊं? देखो एक प्लेन में जब दो लाइन, ठीक है ना, एक प्लेन में जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे उसको बोलते हैं क्या, चतुर्थांश, यानी कि क्वाड्रेंट। अब जैसे कि मान लो ये प्लेन है, ठीक है ना, इस प्लेन में दो लाइन एक दूसरे को ऐसे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे तो ये क्या होता है, चतुर्थांश। हालांकि क्वाड्रेंट की जो होता है ना उसका एक ये अलग, मतलब एक अलग चैप्टर ही है जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे हम मोटा मोटी इसका ओवरव्यू लेंगे बस, ठीक है। तो क्वाड्रेंट के ज्योमेट्री के अंदर क्या पढ़ना होता है हमें, क्वाड्रेंट भी जो त्रिकोणमिति के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। हालांकि क्वाड्रेंट को भी हम आगे पढ़ेंगे, बस यहां से हम इतना सीख रहे हैं अभी क्या, कि त्रिकोणमिति जो होता है उसके अंदर ट्रायंगल की ज्योमेट्री को समझना होता है। अब ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री होता है स्टडी ऑफ फिगर। दुनिया में किसी भी प्रकार के आकृति के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। अब मेरे सामने कोई आकृति है, अब मेरे सामने कोई आकृति नहीं है, मान लो कि मेरे सामने ये पेन है, ठीक है ना, तो ये
इसका जो आकृति है, इसका लंबाई कितना है, इसका चौड़ाई कितना है, इसका मोटाई कितना है, अगर मैं इसकी आकृति का अध्ययन करूं तो वो होता है क्या, ज्योमेट्री। ठीक है ना। तो ज्योमेट्री के अंदर भी क्या हमें पढ़ना होता है, अब ज्योमेट्री तो बहुत बड़ा है, तो ज्योमेट्री के अंदर भी पूरा नहीं पढ़ना होता है। ज्योमेट्री के अंदर त्रिकोणमिति में बस क्वाड्रेंट का ही यूज होता है कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, और क्वाड्रेंट मैंने क्या बताया, क्वाड्रेंट वो होता है जो एक प्लेन में एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी कि लंब पे इंटरसेक्ट करे, यानी कि विभाजित करे एक चीज। और ट्राइंगल के अंदर क्या पढ़ना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनके एक एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इतना मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमने इंट्रोडक्शन लिया कि मतलब त्रिकोणमिति में क्या क्या करना होता है। अगर हम आगे चले, ठीक है ना, आगे चले, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं ना, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं, इनके 3 साइड होते हैं। कौन कौन से, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा भाग होता है, क्योंकि साइन 90 पर तो लंब और कर्ण का जो लेंथ होता है वो बराबर होता है। हालांकि अभी नहीं जाते हैं, बस इतना आप सीख लो कि राइट एंगल ट्रायंगल में मोटा मोटी, एग्जैक्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा साइड होता है। ठीक है, बस इतना भी याद रख लो। ये हमेशा के लिए सही नहीं है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो जो कर्ण होगा वो लंब के बराबर हो जाएगा। चलो ठीक है, छोड़ देते हैं अभी। बस इतना भी याद रखना है कि आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण होता है, ठीक है ना, कर्ण होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है, लेकिन ये जो लंब होता है और आधार होता है, इन दोनों साइड्स में से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इन दोनों साइड में से लंब कौन सा है, यानी कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। ये चीज हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हमारे से ये पूछे कि किस एंगल से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये हमारे सामने ट्रायंगल है, तो अगर मैं इस एंगल से बात करूं, एंगल सी से, ठीक है ना, एंगल एसीबी से, ठीक है, एंगल एसीबी से, तो अगर हम जिस भी एंगल से बात करें तो उस एंगल के सामने वाला साइड, उस एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, उस एंगल के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर। अब जैसे मैं इस एंगल से बात कर रहा हूं, ठीक है, एंगल एसीबी से, तो इस एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है, एबी है। इस एंगल के सामने वाला साइड क्या है, एबी है। तो एबी क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि एबी ट्रायंगल एबीसी का ही परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं। बस हम इतना बोल सकते हैं कि जो ये एबी है ना, ये एबी है, वो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर है। क्या है, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो बेस होता है यानी कि आधार, आधार वो होता है जो इस एंगल का एडजेसेंट हो। क्या हो, इस एंगल का एडजेसेंट हो। यानी कि अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो एंगल सी से सटा हुआ भाग कौन सा है, बीसी। ठीक है, तो बीसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं, देखो हमारे सामने अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या क्या चीज बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल जो ट्रायंगल है एबीसी, वो क्या है, हमारे सामने यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, ये एबी लंब है किस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए। बीसी क्या है, बीसी आधार है किस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल में शिफ्ट करते हैं। इस ट्रायंगल के ज्योमेट्री को हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया, मतलब कि इस आकृति का हमने अध्ययन किया थोड़ा बहुत। अब हम इस आकृति के अध्ययन को थोड़ा बहुत देखेंगे। देखो मैंने बोला कि किसी भी एंगल के सामने वाला क्या होता है, साइड परपेंडिकुलर होता है। अब जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे सामने वाला जो यहां पे दीवार दिख रहा है वो क्या होगा मेरे लिए, वो मेरे लिए होगा क्या, परपेंडिकुलर। और जिस चीज पे मैं खड़ा हूं, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा यानी कि आधार। अब इस एंगल से मैं बात करूं तो इसमें मैं एंगल ए को पकड़ता हूं, ठीक है ना। तो ए के जो सामने वाला साइड है, ए के जो सामने वाला साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में हम ये बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए के लिए जो बीसी है वो परपेंडिकुलर है। देखो यहां पे एंगल सी के लिए एबी परपेंडिकुलर था और यहां एंगल ए के लिए बीसी परपेंडिकुलर है। यहां जो परपेंडिकुलर था वो यहां पे बेस था। ठीक है, यहां पे जो परपेंडिकुलर है यहां पे बेस है, ठीक है ना, और यहां पे जो बेस है यहां पे परपेंडिकुलर था। दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, शिफ्ट कर गए। क्यों, क्योंकि जब हम यहां
इस एंगल से देख रहे थे और यहाँ पे इस एंगल से देख रहे थे। तो इस एंगल के सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और इस एंगल का जो एडजेसेंट पार्ट है, ठीक है ना, इस एंगल से सटा हुआ जो साइड है वो क्या हो गया, आधार हो गया। बस इतना ही समझना है। और कर्ण तो हम जानते ही हैं कि क्या होता है। अब देखो थोड़ा सा एक चीज देखो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड होते हैं ना, इनके बीच में भी एक आपस में रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन ये होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का जो सम होता है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के जो स्क्वायर का सम होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय या फिर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब ये चीज निकल करके कहां से आया है, ये चीज भी मैं यहां पे बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फील्ड में इतना डीप में जाना जरूरी है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर छोड़ देते हैं, इसको नहीं समझते। हालांकि मैं बता सकता हूं, लेकिन जानने से कोई फायदा होने का नहीं। झूठ के क्लास का जो टाइमिंग होगा और उस में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो यहां से हमने क्या क्या देखा कि परपेंडिकुलर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी ट्रायंगल में, और बेस कैसे डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि हाइपोटेन्यूज तो एक ही होता है। अब देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमेशा क्या होता है, एच स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। यहां से अगर हम आगे आए, ठीक है ना, इतना हमने सीख लिया, अब हम आगे आते हैं। देखो जो राइट एंगल होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो उसके साइड के बीच में जो अनुपात होता है, ठीक है ना, उसके साइड के बीच का जो रिलेशन होता है, फिर ये हम बोल सकते हैं कि उसके साइड के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। देखो जैसे हम यहां से उठा ले कौन कौन सा साइड, जैसे हम ये साइड ले रहे हैं, ठीक है, और ट्रायंगल एबीसी में हम इस एंगल से बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इस एंगल से सटा हुआ जो पार्ट है वो हो जाएगा बेस। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो इस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस नहीं लेते, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो की अगर हम बात करें ना, अगर इस ट्रायंगल में हम इस एंगल से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो की बात करें, तो ये जो रेशियो निकल करके आ रहा है ना, ये जो रेशियो निकल करके आ रहा है, ये जो रेशियो निकल करके आ रहा है, इसी का हमने नाम दे दिया क्या, साइन थीटा। ठीक, थीटा ये एंगल दिखा रहा है और इस रेशियो का नाम है साइन। थीटा ये डिसाइड करेगा कि इस ट्रायंगल में कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड बेस होगा, लेकिन साइड ये डिसाइड कर रहा है कि दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में पी और एच का जो रेशियो होता है, पी और एच का जो अनुपात होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइन। ठीक है, साइन को हालांकि हिंदी में ज्या बोलते हैं, लेकिन उतना अंदर नहीं जाना है। साइन का पूरा रूप ऐसे लिखते हैं हम, SINE, लेकिन मैथ्स में सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ SIN यूज करते हैं, हालांकि उतना अंदर नहीं जाना है, ऊपर ऊपर चीजें देखते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से सब कुछ हो जाएगा, अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो उसी प्रकार अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज, उसी प्रकार अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो की बात करें ना, बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो की बात करें, तो वो बराबर होता है कोस थीटा के। वही चीज हमने यहां पे लिखा है, मैं इधर आ जा रहा हूं। देखो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी और एच का रेशियो, यहां पे बी बेस को दिखा रहा है, एच हाइपोटेन्यूज को, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बटे में बेस के रेशियो को दिखाता है। ठीक है, इतना। थोड़ा सा इधर आइए, कोसेक जो थीटा है वो एच बाई पी को दिखाता है, सेक थीटा जो है वो एच बाई बी को दिखाता है, और कॉट थीटा जो है वो बी बटे में बी यानी कि बेस बटे में परपेंडिकुलर को दिखाता है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा या फिर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके, तो यहां पे देखो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है पी बाई एच, साइन थीटा क्या है, पी बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, और यहां पे देखिएगा तो कॉस थीटा बराबर है एच बाई पी, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा एच बाई पी, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा एच बाई पी। ये देखो ये जो पी बाई एच का रेशियो है यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, इसका मतलब कि साइन और कोसेक क्या है, उल्टा है एक दूसरे के। उल्टा को बोलते हैं मैथ्स के भाषा में इनवर्स है एक दूसरे के। ठीक ना, यानी कि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। अरे भैया यहां से देख सकते हैं ना हम, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। ठीक है, उसी प्रकार
कॉस थीटा बी बाई एच, तो सेक क्या है एच बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी, तो कॉट थीटा जो है बी बाई पी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि साइन कॉसेक का उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा है, और टेन कॉट का उल्टा है। और उल्टा को, ठीक है ना, उल्टा को हम उल्टा नहीं बोलते हैं मैथ्स में, उल्टा को हम बोलते हैं मैथ्स में इनवर्स, ठीक है ना। इसका मतलब कि साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है इनवर्स है, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के इनवर्स है, और टेन थीटा कॉट थीटा का इनवर्स है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका वाइस वर्सा भी सही है, जिस प्रकार कॉट टेन का उल्टा है उसी प्रकार टेन कॉट का उल्टा है। अरे भैया चार क्या है, चार है एक बटे चार का उल्टा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि चार का उल्टा एक बटे चार है, या फिर हम इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक बटा चार चार का उल्टा है। कुछ नहीं है, बस बच्चों वाली थ्योरी है, सीख लेंगे 2-3 मिनट में। और यहां से हमने ये देखा, अगर हम आगे आए तो वही चीज हमने यहां पे लिखा है, क्या कोसेक थीटा जो होता है 1 बाई साइन थीटा के बराबर। मैं चला आ नहीं रहा हूं क्या, इधर आ जा रहा हूं मैं। देखो कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा के बराबर होता है, उसी प्रकार जो सेक थीटा होता है वो 1 बटे कोस थीटा के बराबर होता है, और उसी प्रकार कोट थीटा जो होता है 1 बाई टेन थीटा के बराबर होता है। और ये क्या मैं बोल रहा हूं कि इसका वाइस वर्सा भी सही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो टेन थीटा होता है ना, तो टेन थीटा होता है वो 1 बाई कोट थीटा के बराबर होता है। भैया जब 1 बाई टेन थीटा कोट थीटा के बराबर हो गया, ठीक है, तो टेन थीटा 1 बाई कोट थीटा के बराबर नहीं होगा, टेन को यहां ले जाओ कोट को यहां ले जाओ, ठीक है। उसी प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं जो कोस थीटा होता है वो बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा के, ठीक है, मतलब कि इसका वाइस वर्सा भी सही है। और जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा के, ठीक है ना। देखो एक चीज यहां से याद कर लो या फिर कॉपी में नोट कर लो कि दुनिया में हर वो चीज और उसके इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर आपस में करें तो रिजल्ट हमेशा एक आता है। अब मैं यहां पे ऐसे बोल दिया, अभी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा देखो, दुनिया में आप कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूं ए, और इस चीज को मैं इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 1 बाई ए, ठीक है, तो ये कट के क्या होगा एक के बराबर होगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि दुनिया में हर वो चीज और उसका इनवर्स ले लीजिए, ठीक है ना, और दोनों को आपस में क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो हमेशा क्या होगा एक के बराबर होगा। जैसे मैंने यहां से पकड़ लिया 4, और 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 बटे में 4 से, तो ये निकल करके क्या आएगा एक। यानी कि दुनिया में हर वो चीज और उसके इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन यानी फिर उसके इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा एक के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहां से ये सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं कि साइन और कोसेक क्या है एक दूसरे के इनवर्स है, तो साइन और कोसेक का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके बराबर होगा एक के बराबर होगा। उसी प्रकार कॉस और जो सेक का मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी किसके बराबर में होगा एक के बराबर में होगा, और जो टेन और कॉट का मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी किसके बराबर में होगा एक के बराबर में होगा, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, एक चीज मुझे यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए था कि यहाँ पे एंगल सेम हो तब, साइन थीटा इज टू कोसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ पे मुझे एंगल भी लिखना पड़ता। क्यों एंगल लिखना पड़ता, अगर मैं साइन थीटा इस ट्रायंगल का ले लूं, ठीक है ना, साइन थीटा, और कोसेक मैं इस ट्रायंगल का ले लूं यानी कि यहाँ पे, तो उस केस में बराबर नहीं होगा। किसी एक ही ट्रायंगल में साइन का रेशियो और कोसेक का रेशियो क्या होता है एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये चीज हम यहां से सीख लिया, यहाँ पे हालांकि मैं थीटा लगा ही दे रहा हूं, थीटा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा किस पे आते हैं, एक मिनट बस। अगर हम अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम इसी में समझ ले रहे हैं, क्या समझ ले रहे हैं भैया, कि देखो थोड़ा सा हम आकृति का अध्ययन और कर लेते हैं। यहां पे क्या है थीटा है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो एंगल बी क्या हो गया, एंगल बी हो गया 90 डिग्री का, ठीक है, एंगल बी हो गया 90 डिग्री का। तो एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा, एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो किसके बराबर में होगा, वो होगा 90 डिग्री के, क्योंकि तीनों का सम अगर 90 डिग्री के बराबर में होता है और एंगल बी 90 डिग्री के बराबर हो गया तो ये बचे जो रिमेनिंग एंगल है उनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। और यहां से जो BCA है, जो BCA है
वो क्या है, वो है थीटा के बराबर। क्या है, जो BC यानी कि एंगल C है वो है थीटा के बराबर, ठीक है ना। और ये है एंगल A बराबर 90 डिग्री। तो जो यहां से एंगल A निकल करके आएगा, ये वाला जो एंगल निकल करके आएगा एंगल ये होगा 90 माइनस थीटा के बराबर में। किसके बराबर में, 90 माइनस थीटा के बराबर में। यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो अब इस ट्रायंगल के हम थोड़े अनुपात को देखेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज होता है। अगर हम इसमें बात करें साइन थीटा की, ठीक है ना, साइन थीटा की, पिछले कुछ दिनों में मैंने आदित्य सर की बहुत सारी वीडियोस देखी है, आदित्य सर को मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, और अब मुझे पता चला है कि कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करना है और बेटर वे में, ठीक है ना। अब चीजें को भगाना नहीं है, चीजों को आराम से ठहरा ठहरा करके ले चलना है। देखो यहां से अगर मैं यहां से बात करूं तो साइन थीटा यहां से देखूं अगर मैं, ठीक है, साइन थीटा अगर मैं यहां से देखूं, कहां से देखूं मैं, यहां से, तो इस ट्रायंगल में जो साइन थीटा होगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन थीटा इस ट्रायंगल में होगा P/H। क्या होगा, P/H, ठीक है, हो गया। अगर मैं इसी एंगल से cos थीटा देखूं, इसी एंगल से cos थीटा देखूं, तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होगा, इस एंगल से जो सटा हुआ पार्ट है वो बेस हो जाएगा यानी कि BC, यानी कि ये क्या हो जाएगा B/H, ठीक है ना, B/H। बेस को मैं B लिख रहा हूं और परपेंडिकुलर को P लिख रहा हूं, और मैं यहां पर भी ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि परपेंडिकुलर को मैं P क्यों लिख रहा हूं और बेस को B क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, ये खुद आप लोग दिमाग लगाकर समझ जाओ। देखो साइन थीटा बराबर P/H, cos थीटा बराबर B/H। अब देखो अगर मैं इस एंगल से बात करूं, इस एंगल से बात करूं, ठीक है ना, अब मैं इस एंगल को, ये सब भूल जाओ, इस एंगल को ले रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं इस एंगल से साइन थीटा निकालूं, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं, अरे भैया यहाँ पे थीटा था तो मैं साइन थीटा ले रहा था, यहाँ पे एंगल 90 माइनस थीटा है तो मैं साइन 90 माइनस थीटा ले रहा हूं। कल को ये एंगल अल्फा होगा तो मैं साइन अल्फा लूंगा, कल को ये एंगल बीटा होगा तो मैं साइन बीटा लूंगा, कल को ये एंगल गामा होगा तो मैं साइन गामा लूंगा, ठीक है, जो एंगल है वो मैं ले रहा हूं। क्या गलती कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा मैंने ली, ठीक है। तो अगर हम यहां से साइन 90 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात देखें, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें, तो वो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, इसके सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाला साइड कौन सा है, बेस, तो बेस बटे में हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही होता है। तो थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगा कि अगर हम इसी ट्रायंगल में बात करें तो cos थीटा यहां पे B/H के बराबर में आ रहा था और यहां पे sin 90 माइनस थीटा B/H के बराबर में आ रहा है। ये दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, B/H यानी कि बेस बटे में हाइपोटेन्यूज के बराबर में आ रहे हैं। तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि sin 90 माइनस थीटा ही बराबर होता है cos थीटा के। लो, sin 90 माइनस थीटा ही क्या होता है, cos थीटा के बराबर में होता है। अब इसी चीज को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, ठीक है ना, यहां पे कि साइन, देखो साइन 90 माइनस थीटा, मैं इस चीज को एक और तरीके से समझा सकता हूं। इस एंगल के, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करूं तो जब भी एंगल, ठीक है ना, ठीक है, जब भी एंगल का सम 90 डिग्री हो, दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है ना, हालांकि अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री पर भी आएंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सब कुछ सीखेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य के साथ इस क्लास में आप मेरे साथ बने रहिए। देखो यहां से हम देख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी का सम कितना है 90 डिग्री। तो जब भी दो एंगल का सम, जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर में होता है तो साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है, ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी सही है कि कॉस जो है वो साइन में चेंज होता है। तो मैंने इधर भी एरो लगा दिया, ठीक है। जो tan होता है वो कॉट में बदलता है, ठीक है ना, और जो कॉट होता है वो tan में बदलता है, ठीक है। अब देखो जो सेक होता है वो बदलता है कोसेक में, और जो कोसेक होता है वो बदलता है सेक में, लेकिन कब बदलेगा, जब a प्लस सी 90 डिग्री हो तब,
इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है b/h। तो इस चीज को मैं यहां पे नहीं लिख सकता हूं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मैं ले रहा हूं ये वाला पेन, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। उसी प्रकार tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा। कहने का मतलब ये है, या फिर हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर में हो जाएगा, साइन थीटा के। अरे भैया जब साइन कॉस में चेंज हो रहा है तो कॉस भी किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। एक चीज थोड़ा सा याद रखिए, जब भी कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम राइट एंगल को छोड़ दें तो दोनों एंगल का सम जो क्या होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। दोनों एंगल का सम किसके बराबर में होता है, 90 डिग्री के। और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर में होता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण होते हैं। देखो पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं जब दो एंगल का सम एक दूसरे जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर में होता है तब वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक होते हैं। उसी प्रकार जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होता है, समपूरक कोण। हालांकि अभी समपूरक में नहीं जाना है, समपूरक दिमाग से निकाल दो, पूरक को पकड़ के रखो। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री के बराबर में है, एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री के बराबर में है, तो एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण हुए। ठीक है, इस कॉम्प्लीमेंट्री शब्द का त्रिकोणमिति में बहुत अहम किरदार है। क्या किरदार है, देखो जब त्रिकोणमिति बना था ना, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री को ले चलूंगा। जब त्रिकोणमिति बना था तो हमारे पास तीन ही रेशियो थे, ठीक है, तीन ही रेशियो थे। कौन कौन सा, अब थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। देखो जब त्रिकोणमिति बना था ना तो हमारे पास तीन ही रेशियो थे, साइन जिसको हम ऐसे लिखते थे, टेंजेंट, ठीक है, और कोटेंजेंट, ठीक है ना, ठीक है, साइन, टेंजेंट और कोटेंजेंट। लेकिन जब साइन, टेंजेंट और सीकेंट था, कोटेंजेंट नहीं था, माफ कीजिएगा, सीकेंट था, सीकेंट, SECANT। लेकिन जब हम मैथ्स में इन चीजों का यूज करने लगे तो जहां पे मैथ्स में हमें टेंजेंट पूरा लिखने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए हमने इसका शॉर्ट फॉर्म लिया टेन, साइन का हमने लिया साइन, और सेकेंड के लिए हमने सेक। शॉर्ट फॉर्म हमने अपने सुविधा के लिए लिए। अरे भैया जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है एयर पब्लिकेशन, तो एयर क्या है, शॉर्ट ही रूप तो है आदित्य सर के नाम का, आदित्य रंजन सर, ठीक है ना। तो आदित्य रंजन पब्लिकेशन को ना लिख करके हमने शॉर्ट उसका बना दिया एयर पब्लिकेशन। उसी प्रकार क्यों हम ये करते हैं, क्यों, हम अपनी सुविधा के लिए। तो उसी प्रकार जो टेंजेंट था उसको हमने टेन बोला, जो साइन था तो ई को हटाकर हमने बोला साइन, और जो सीकेंट है उसको हमने ये हटा करके इसको हमने बोला सेक। यही तीन रेशियो हमारे पास थे स्टार्टिंग में, ठीक है ना। देखो सुविधा के अनुसार ही सब कुछ होता है। आज हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हम पूरा साइन नहीं लिखेंगे, साइन थीटा नहीं लिखेंगे, बस वहां पे हम लिखेंगे एस थीटा, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है, ठीक है। हालांकि यहां पे भी नहीं आते। देखो तो साइन को हमने बोला अपनी सुविधा के लिए साइन, टेंजेंट को टेन बोला और सेकेंड को सेक बोला, ठीक है। त्रिकोणमिति का शुरुआत यहां से हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हम कालांतर में आगे बढ़े, ठीक है, तो हमारे पास तीन रेशियो और निकल करके आ गए। कौन कौन सा, कॉट, कॉसेक और कॉस का। ये कॉस कुछ नहीं है, ये कॉस का अगर पूरा रूप आप देखिएगा ना तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन यानी कि साइन का पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। देखो सी से कॉम्प्लीमेंट्री, ओ से ऑफ, एस से साइन। उसी प्रकार सेक का होता है कॉसेक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक यानी कि कॉसेक। और उसी प्रकार टेन होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन, इसका पूरक हो गया कॉट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन, ठीक है। तो इसके अंदर नहीं जाना, ये बस मैंने दिखा दी। देखो ये मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं आपको ट्रिको पढ़ाऊंगा नहीं, फील कराऊंगा। तो देखिए थोड़ा सा यहां से आप फील कीजिएगा क्या, कि कभी भी एंगल का सम बराबर, एंगल का सम 90 डिग्री हुआ यानी कि एंगल
एंगल क्या, एक दूसरे के पूरक हुए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हुए। तो इनके जो आपस में मान होता है ना, अब जैसे एंगल यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? अरे भैया अगर मैं यहां से बोल दूं, हालांकि ये चीज तो मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन इस चीज को मैं यहां पे रहने दूंगा, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जब भी एंगल का सम 90 डिग्री हुआ तो साइन ए बराबर कॉस सी। कैसे कैसे? क्योंकि अरे भैया कॉस सी होगा, ठीक है, साइन ए बराबर कॉस सी, क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं कि जो एंगल ए है, जो एंगल ए है वो सी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री। और उसी प्रकार जो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है वो है कॉस। अरे भैया कॉस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि टेन ए, ठीक है, इसमें अभी रहने देते हैं, फिर लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। अभी बस हम इतना देख लेते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। वो चीज हम समझेंगे आगे क्लासेस में जब हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और इसका मैंने क्या बोला है कि वाइस वर्सा भी सही है, यानी कि अगर हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। आगे क्या है, cot 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा और cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। अरे ये क्या आ गया, ठीक है, ये चीज हम यहां से सीख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अब दिमाग नहीं लगाना है, देखो अब हो गया। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि कभी भी एंगल का सम 90 डिग्री हुआ तो साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा। हालांकि इस चीज को क्वाड्रेंट से यानी कि चतुर्थांश से कैसे लिंक करना है, चतुर्थांश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी कुछ बेसिक बेसिक चीजों पे चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो यहां पे अगर मैं क्या चीज बोला था कि ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, पाइथागोरस प्रमेय में। पी स्क्वायर बी स्क्वायर और जो पी बी एच है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होते हैं, और इनके बीच का ये रिलेशन होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को या फिर इस थ्योरम को या फिर इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं, थ्योरम कॉन्सेप्ट नहीं, ये इक्वेशन है, जहां पे बराबर लगा होता है वो इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन को जो जो नंबर्स या फिर जो जो टर्म्स फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। तो एसएससी क्या करती है ना कि अपने एग्जाम में एक ही ट्रिपलेट का यूज वो बार बार करता है, इसीलिए हम कुछ ट्रिपलेट्स याद कर लेते हैं। देखो जैसे 3 4 5, कोई ट्रायंगल है हमारे सामने यहाँ पे, ठीक है ना, जिसका अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसका परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4 और ये हो गया 5। तो मैंने क्या बोला है कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो सम होता है वो एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 9 और 16 का सम कितना होता है 25, और ये आ गया 25 के बराबर में। यानी कि जो 3 4 5 हुआ ना, जो 3 4 5 हुआ, ये क्या हुआ, ट्रिपलेट हुआ। और ऐसे कुछ ही ट्रिपलेट्स है, हालांकि ट्रिपलेट अगर आप निकालने पर आइएगा तो दुनिया में असंख्य ट्रिपलेट, यानी असंख्य क्या, इनफाइनाइट ट्रिपलेट है। आप एक ही ट्रिपलेट से इनफाइनाइट ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अब ट्रिपलेट का क्या फॉर्मेशन है, कैसे ट्रिपलेट निकलता है, अगर ये सबसे छोटा वाला साइड ऑड होता है तो इसका स्क्वायर करते हैं, फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर आगे और पीछे वाला इंटीजर लेते हैं। अगर ये साइड सबसे छोटा वाला साइड मान लो कि इवन है तो पहले उसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, फिर आगे और पीछे का साइड लेते हैं, ठीक है ना। ये छोड़ देते हैं, ये फिर ये फाउंडेशन तो है नहीं, हम तो क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं, फिर बहुत अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो 3 4 5 क्या हुआ, वो हुआ ट्रिपलेट। तो एसएससी क्या करते हैं कि कुछ ऐसे खास ही ट्रिपलेट है, हालांकि ऐसे ट्रिपलेट्स तो दुनिया में बहुत सारे हैं, एक ही ट्रिपलेट से आप इनफाइनाइट ट्रिपलेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखेंगे, लेकिन एसएससी क्या करता है कि कुछ ही ट्रिपलेट्स हैं, 10 से 15 ऐसे ट्रिपलेट्स है जिनका यूज वो भर भर के करता है, तो उस ट्रिपलेट्स को हम याद ही कर लेते हैं। अब मान लो कि कल को हमारे एग्जाम में ये आ गया 3 4, तो हम ये नहीं करेंगे कि 3 का स्क्वायर करेंगे फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, और उसको देखेंगे कि ये 5 के स्क्वायर के बराबर हो रहा है तो ये साइड 5 हो रहा है, नहीं। कहीं भी अगर हम देख लिए कि ये 3 4, तो हम ये याद ही कर लेंगे क्लास में कि 3 4 के साथ जो हाइपोटेन्यूज होता है वो होता है 5, यानी कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो कुछ ट्रिपलेट्स है जिनको मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, कुछ ट्रिपलेट्स है जो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं
जिसका एग्जाम में डायरेक्ट ही यूज होगा, ठीक है ना। ट्रिपलेट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेसिक पहले ट्रिपलेट पकड़ते हैं, ठीक है। तो वो होता है 3 4 5 का, 3 4 5 का, ठीक है। फिर अगर मैं 4 से बात करूं, फिर होता है 5 12 13, ठीक है, 5 12 13। फिर होता है 7 24 25, 7 24 25। अभी मुझे यहाँ पे जितने ट्रिपलेट्स याद होंगे वो मैं लिख दूंगा, और अगर सामने जब क्वेश्चन आएगा तो वहां से भी हम कुछ ट्रिपलेट्स नोट कर लेंगे, ठीक है। 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, 9 40 41, ठीक है। 11 60 और 61 का भी एक ट्रिपलेट होता है। 12 से अगर मैं बात करूं तो 12 35 और 37 का भी एक ट्रिपलेट होता है। 13 से भी होता है, 13 का होता है 84 और 85 के साथ। 13 कहां से मैं लिखूं, 13 होता है 84 और 85 के साथ मिल करके क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है ना। 14 से तो वही हो जाएगा, 7 24 25 का डबल करेंगे तो 14 48 50 हो जाएगा, तो 14 को छोड़ देते हैं। 15 16 पे आते हैं हम, ठीक है ना। 16 17 18 20 से होता है। 20 से क्या होता है, 20 21 29 का एक ट्रिपलेट होता है, और 20 से दो ट्रिपलेट्स होते हैं, 20 99 और 101 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 28 55, हाँ यहाँ पे होता है किसका ट्रिपलेट, 28 का होता है, 45 का होता है, और 28 45 और 53 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। उसी प्रकार 38, अरे भैया मिर्जा, 38 55 और 73 का भी एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, हाँ 13 84 85 हमने देख लिया, ठीक है। तो 38 55 73 का भी क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर मैं बात करूं तो 39 80 और 89 का भी एक होता है ट्रिपलेट। तो ये सारे ट्रिपलेट्स आपको याद हो जाने चाहिए। अब जैसे कल को मेरे सामने आया कि 12 35, तो वहां पे मैं डायरेक्ट ही देख लूंगा कि 12 35 के साथ 37 मिलकर के एक ट्रिपलेट्स बनाता है। तो ये जो ट्रिपलेट्स है ना, ये आपको याद हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए, ये ट्रिपलेट्स आपको याद हो जाने चाहिए। ट्रिपलेट्स यहाँ पे मैं लिख दूं तो, और कुछ वेरिएबल फॉर्म के भी ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल फॉर्म के भी ट्रिपलेट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं वेरिएबल फॉर्म की ट्रिपलेट, यानी कि VFOT, ठीक है ना, VFOT यानी कि वेरिएबल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। एक होता है P स्क्वायर -1 2P और P स्क्वायर +1, ठीक है। यहां पे P स्क्वायर -1 या 2P में से कोई भी बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, और P स्क्वायर +1 हमेशा क्या होता है, ये होता है हमेशा हाइपोटेन्यूस। इसको मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है ना। ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया परपेंडिकुलर या बेस, या फिर ये भी हो सकता है बेस या परपेंडिकुलर, ठीक है। ये अगर हम इसी चीज को देखो, ये तो एक वेरिएबल हुआ ना, अगर हम दोनों को वेरिएबल बनाना चाहें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं कि यूनिफॉर्मिटी बना रहा है। यूनिफॉर्मिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। पी स्क्वायर -1 2P और P स्क्वायर +1। यहां पे क्या होता है, अगर मैं और दो वेरिएबल वाला ट्रिपलेट लिख दूं तो ये होगा एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर 2xy और एक्स स्क्वायर +y स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ मैंने नहीं किया, 1 को मैंने y से रिप्लेस कर दिए और p को मैंने x से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। प्लस में कुछ और भी ट्रिपलेट्स होते हैं। अब जैसे जिस एंगल के, अगर मान लो कि एंगल, यहां पे मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 90 डिग्री, और ये 60 डिग्री हो गया, और ये 30 डिग्री हो गया। तो इनके बीच की, अरे भैया जब 30 60 और 90 हुए तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही हुआ ना। तो इसके भी जो साइड्स होंगे वो भी तो वो बनाएंगे ना, एक ट्रिपलेट बनाएंगे ना। तो जो 60 के सामने वाला ट्रायंगल साइड होता है वो √3, 30 के सामने वाला 1 और 90 के सामने वाला 2, ठीक है। यानी कि 60 के सामने वाला √3, 30 के सामने वाला 1 और 90 के सामने वाला 2,
इतना आपको याद कर लेना है। कल को अगर हमारे एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये 60 दे देगा, ठीक है, और ये दे देगा हमसे मान लो कि 101, या फिर इसको बहुत बड़ा मानते हैं 1001√3 दे दिया, तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कि हम जानते हैं कि अगर ये हमारे सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अभी हमने पढ़ा कि इनके बीच का जो रिलेशन होता है, अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ये 30 डिग्री अपने आप हो जाएगा। तो 60 डिग्री के सामने वाला √3 होता है, 30 डिग्री के सामने वाला 1 और ये 2, ठीक है ना। तो जब 60 डिग्री के सामने वाला 1001√3 है, यानी कि √3 का वैल्यू √3 1001√3 है, तो 30 के सामने वाला 1 यूनिट यानी कि ये 1001 हो जाएगा, और 2 यानी कि ये इसका 2 गुना 1000, अरे भैया 1 का डबल है 2, तो 1001 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2002, यानी कि ये हम डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। अब कल को हम ये नहीं करेंगे कि 1001√3 और 1001 हमारे पास आ गया तो हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, और फिर इसके स्क्वायर के बराबर में हम ला रहे हैं, और फिर आप बोलिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होते। कैसे होंगे क्वेश्चन? छोटी छोटी चीजों को सीखना होता है, ठीक है, इसका यूज हम देखेंगे। बस अभी मैं जितना लिख रहा हूं उस चीजों को आप नोट करते चलिए, ठीक है ना। अगर हम यहीं पे 45 45 90 ले लें, ठीक है, 45 45 90 और एक ट्रायंगल ले लें, ये 90 डिग्री हुआ, ये 45 और ये 45, तो ये होता है 1/√2, ठीक है। कल को अगर ये आ गया 1001 और ये 1001, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि वो ये जो साइड होगा हाइपोटेन्यूज वो 1001√2 होगा, और ठीक है ना, और 1 2 और √5 भी एक क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है, 1 2 और √5, यानी कि मोक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें दो साइड दे देगा, जैसे ये दे देगा 20 और ये दे देगा 40, ठीक है ना, ये किसके रेशियो में, 1 और 2 के रेशियो में, तो ये √5 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 20√5 हो जाएगा ये साइड हाइपोटेन्यूज, डायरेक्ट ही हो जाएगा। अब वहां पे हम 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर दोनों का सम लेकर के हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इतना बस आपकी बेसिक है। अभी तो मैं ट्रिगोनोमेट्री को खोल दूंगा पूरा, अगर मुझे अंदर जाना होता तो मैं दिखाता कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम कितना जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाने लगूंगा कि साइन कैसे इंक्रीज करता है ग्राफ वगैरह से, हालांकि ग्राफ से क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं उतना बता नहीं सकता, यहाँ पे मेरी कुछ लिमिट्स है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस भी करने होते हैं, ठीक है ना। तो इतना हमने सीखा, और कुछ हम यहाँ से सीख सकते हैं। हाँ, एक चीज और यहाँ से सीख सकते हैं कि ट्रिपलेट्स में जो 3 टर्म्स होते हैं ना, ये 3 4 5, इन टर्म्स को आप अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो या फिर किसी भी संख्या से डिवाइड कर लो, तो जो हमारे पास रिजल्ट निकल करके आता है वो भी ट्रिपलेट ही फॉलो करता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मेरे सामने 3 4 5 का अगर एक ट्रिपलेट है और इन तीनों में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो मेरे सामने रिजल्ट निकल करके आएगा 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट ही बनाएगा। क्या बनाएगा? ये भी एक ट्रिपलेट ही बनाएगा। या फिर किसी एक संख्या से मैं डिवाइड कर दूं, यानी कि अगर मैं डिवाइड कर दे रहा हूं 2 से, ठीक है ना, 2 से, तो जो मेरे सामने रिजल्ट निकल करके आएगा, 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 1.5 2, और 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2.5, यानी कि 1.5 2 और 2.5 भी क्या बनाएगा, एक ट्रिपलेट ही बनाएगा। यानी कि दुनिया के किसी भी ट्रिपलेट को आप किसी एक ही संख्या से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो भी एक ट्रिपलेट ही फॉलो करेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि एक ट्रिपलेट से आप इनफाइनाइट ट्रिपलेट बना सकते हैं। 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके एक ट्रिपलेट बना दीजिए, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके एक ट्रिपलेट बनाइए, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके एक ट्रिपलेट बनाइए, ऐसे ऐसे करके आप इनफाइनाइट ट्रिपलेट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इतना कुछ सीखे, ठीक है। अगर हम आगे चले, देखो हाँ, एक और ट्रिपलेट होता है, मैं भूल ही रहा था, ये तो डिग्री 2 वाले ट्रिपलेट हुए। अगर मैं डिग्री 1 वाले ट्रिपलेट की बात करूं तो ये अगर a - b और ये 2√ab, तो ये हो जाएगा a + b, ठीक है ना। ये भी क्या है, ये डिग्री 1 वाला एक ट्रिपलेट है। हालांकि इनका यूज कैसे होगा वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में। तो इतना चीज आपको यहां से सीखने को मिला। ट्रिपलेट्स के वगैरह में हमने देखा, ये हमने देखा। आगे की अगर मैं बात करूं तो ये सब हमने देखा कि अलग अलग रेशियो को अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये सब हमने देखा। देखो ये देखो एंगल्स है, एंगल्स पे भी हमारे जो साइन थीटा का मान है वो 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है, और 90 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है ना। अब 60 डिग्री पे √3/2 होता है, यही इसीलिए तो मैं बोल रहा था ना
इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाइएगा और इसको 60 डिग्री ले लीजिएगा तो ये 30 डिग्री अपने आप हो जाएगा, तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो इसमें अगर हम आप साइन 60 देखिएगा तो वो क्या होगा, √3/2 होगा। ठीक है, √3/2 होगा। तो इसीलिए साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है ना। अब ये चीज देखो, अब साइन 60 का मान कहा था, ये साइन रूल से आता है, ये चीज हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना देख लो कि साइन के 0 डिग्री पे मान 0 होता है, 1/2 पे, सॉरी 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√3 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है, 90 डिग्री पे 1 होता है। ठीक है, 90 डिग्री वाले केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना। देखो कॉस थीटा जो होता है ये एक √3/2 1/√2, देखो यहां से साइन देखोगे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन बढ़ता है और कॉस 0 से 90 डिग्री के बीच में घटता है। ठीक है ना। लेकिन 0 से 45 डिग्री के बीच में हमेशा कॉस साइन से बड़ा होता है और 45 से 90 डिग्री के बीच में हमेशा साइन कॉस से बड़ा होता है। ये चीज हम सीखेंगे अभी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तब। थोड़ा सा धैर्य के साथ हम मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए। उसी प्रकार टेन थीटा, टेन 0 का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 डिग्री के मान 1, 60 डिग्री का मान √3 और 90 डिग्री का मान अभी नॉट डिफाइंड है, tan 90 का मान। बहुत जगह आप देखिएगा कि tan 90 का मान लोग कुछ और भी ले सकते हैं। देखो tan 90 का मान हम ये भी देख सकते हैं क्यों डिफाइन नहीं हुआ है, फिर नॉट डिफाइन हम क्यों बोलते हैं, हालांकि उतना अंदर जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना, उतना अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो ये चीज रहा, ये चीज हमने आज के क्लास में सीखा। ठीक है, आपको इतना ही सीखना है। देखो ये क्लास में हमने जो भी सीखा, tan 90 का मान नॉट डिफाइन कैसे होता है ये चीज अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं बता सकता हूं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑलरेडी हम यहाँ पे बहुत चीजें सीख चुके हैं। देखो यहाँ पे हमने ये चीज सीखा, आज के क्लास में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कल के क्लास से यानी कि नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा जो भी फॉर्मूला होगा वो हम सीखते चलेंगे। हालांकि एक चीज हम यहां से और सीख सकते हैं क्या, कि देखो साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी जल्दी मैं लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये 1 के बराबर में होता है। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है। ठीक है, और 1 + cot स्क्वायर जो थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर हम इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को, कि सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है। ये 10th की प्रॉपर्टी है। अरे भैया इस cot स्क्वायर को उधर ले जाइए तो कोसेक स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है। तो इस चीज को ऐसे भी लिखना है। ठीक है, देखो ये आता कैसे है, ये जो p स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर होता है ना, यहीं से निकल करके आता है। एक बार आप एच स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो ये वाला आइडेंटिटी निकल करके आएगा। सब में आप एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, एच स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, तो p/h होता है साइन, तो p² / h² साइन स्क्वायर, वैसे b² / h स्क्वायर कॉस स्क्वायर और h² / h स्क्वायर एक कट जाएगा। तीनों से एक बार डिवाइड कीजिए, एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो tan वाला निकल करके आ जाएगा, और वैसे ही एक बार बी से ना, हाँ 20 से। ठीक है, एक बार p से डिवाइड कीजिएगा तो कॉट वाला निकल करके आ जाएगा, एक एक बार डिवाइड कीजिएगा तो आते रहेगा। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाते हैं, बस ये देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा के 1 के बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एक चीज और कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है, देखो जो साइन थीटा बटे में जो कॉस थीटा होता है ना, ये बराबर होता है tan थीटा के। ठीक है, साइन बाई कॉस हमेशा बराबर होता है किसके, tan के। अब इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं, कॉस को हम ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, और साइन को अगर नीचे ले तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन बाई कॉस तो होता ही tan थीटा के बराबर, सेक बाई कोसेक भी क्या होता है, tan थीटा के बराबर। और अगर हम जागे आगे तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा जो होता है ना, वो होता है कॉट थीटा के बराबर। और हम अगर इसको ऊपर ले जाए तो ये होगा कोसेक थीटा बटे में कॉस को नीचे लाए तो ये होगा सेक थीटा, यानी कि कोसेक और सेक का भी रेशियो कॉट के बराबर होता है। इस चीज को ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ के हमने क्लास में ये सारी चीजें सीख ली। आगे क्लास में जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम थ्योरी पर डिस्कस करते चलेंगे कि कब कब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो क्या होता है, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे है, कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे है, मैक्सिमम मिनिमम के जब क्वेश्चन आएंगे वो भी हम यहाँ पे करेंगे। बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और मेरा बिलीव मानिए कि जब यहाँ से आप पढ़ करके ट्रिको जाइएगा तो आपको ट्रिको का मतलब ट्रिको को अलग तरीके से आप देखने लगेगा, क्वेश्चन को आप धुएं में उड़ाइएगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन पर आने तो दीजिए मुझे,
ठीक है, तो ये रही आज की हमारी क्लास और ये है हमारी एसएससी मैथ्स की बुक, जिसके ट्रिगो के क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं कल से कराऊंगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा। ये जो हमारी बुक है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आप हिंदी वाली बुक ले सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप इंग्लिश वाली बुक ले सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारी बुक है वो चैप्टर वाइज भी है और टाइप वाइज भी है। ठीक है, तो अगर आप किसी टीचर से आपने पढ़ रखा है और आपने दबा करके प्रैक्टिस कर लिया, या फिर प्रैक्टिस आपने थोड़ा बहुत कर लिया है, एक बार मैथ्स से आप गो थ्रू, मैथ्स के जितने चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर से आप गो थ्रू हो चुके हैं, तो वहां पे आप लिख सकते हैं कौन सा बुक, वहां पे आप ले सकते हैं चैप्टर वाइज बुक, क्योंकि वहां पे ये जरूरत हो जाता है कि आप मिसलेनियस क्वेश्चन का दबा करके प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अगर आप किसी भी टीचर के पास हाल ही में मैथ्स खत्म किए हैं तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं टाइप वाइज बुक। टाइप वाइज बुक से ये फायदा होता है कि टाइप वाइज बुक आप सॉल्व करते चलिएगा और आप पूरे मैथ्स को ये समझते चलिएगा कि कौन कौन से टाइप से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि अगर मैं टाइप वाइज बुक की बात करूं तो इस टाइप वाइज बुक को हमने लेवल वाइज भी किया है। ठीक है ना, अगर मैं ट्रिगो पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे ये मैं पढ़ाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ए प्लस बी जहां पे 90 डिग्री है, ठीक है ना, इस टाइप वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो इस टाइप में प्रीवियस ईयर में इस टाइप पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उसमें से सबसे मामूली क्वेश्चन यानी सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा वो नंबर 1 पे आएगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा, जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बुक है, इसको आप अमेजोन से भी ले सकते हैं और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। और इस बुक की सबसे खास चीज ये है कि देखो मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है ना, बुक क्यों, आप लोग कभी सोचिए कि बुक कैसे आप बोल सकते हैं कि कोई बुक खास है। हम कैसे बोलते हैं कि जो हमारी एसएससी मैथ्स की ये बुक है ये खास है, क्यों बोलते हैं, वो हम इसलिए बोलते हैं कि देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है ना, और सारे बुक्स में लगभग क्वेश्चन सेम ही है, सब में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बुक को खास बनाता है उस बुक में मौजूद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो टॉप नोच के सॉल्यूशन है। अगर हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा है तो उस क्वेश्चन का जो सबसे शॉर्ट फॉर्म या फिर एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है ना, वो है हमारे बुक में। लेंदी सॉल्यूशन नहीं है, और एक एक क्वेश्चन के हमने दो दो अल्टरनेट, तीन तीन अल्टरनेट भी डाल रखा है। इस बुक को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यूनिट डिजिट को कैसे यूज करना है, अप्रोक्सीमेशन कहां पे लगाना है, ऑप्शन एलिमिनेशन कहां पे लगाना है, ये सब आप सीखिएगा यहां से। ठीक है, डिजिटल सम को कैसे यूज करते हैं। तो ये बुक अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये बुक मैथ्स का, ठीक है ना, मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मैथ्स के फील्ड का ये बुक क्या है, क्रक्स है। ठीक है, निचोड़ है ये। अगर हम आगे चले तो ये है हमारा एयर पब्लिकेशन का चैनल, क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको यहीं पर दे दी जाएगी, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको यहीं पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो ये चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करूं तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आगे हम कौन सा आगे हम और कौन कौन सी चीजों को करा सकते हैं। ठीक है, और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर मैं बात करूं तो इसके बाद नंदिनी मैम का भी क्लास आ रहा है, श्रीवास्तव बुक जो करा रही है, श्रीवास्तव बुक का सोल्यूशन करा रही है, तो उनका भी क्लास आ रहा है इसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आप उनको भी देखते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं त्रिकोणमिति के पहले टाइप के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। थैंक यू।